गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। हाजिर हैं सुबह के 6 बजे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है 100 बड़ी खबरें देखने का टाइम्स टॉप 100 में। वाराणसी के पौड़िया मंडी में हंगामा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी में जा रही ईवीएम को लेकर हंगामा किया। वाराणसी में ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रशासन पर लगाया गड़बड़ी का आरोप। वाराणसी के डीएम का बयान, 20 ईवीएम मशीनें काउंटिंग कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थी। ईवीएम के मामले पर समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पहुंची, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। नतीजों से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप, कहा ईसी के अधिकारियों पर भरोसा नहीं। अखिलेश का आरोप, वाराणसी में ईवीएम में गड़बड़ी हुई, ईवीएम बिना सिक्योरिटी के जा रही है, वाराणसी के जिला अधिकारी पर कार्रवाई की मांग। अखिलेश यादव ने कहा, बनारस और अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीत रही है, बीजेपी इसी घबराहट में है। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, इसके बाद लोगों को क्रांति करनी होगी, तभी बदलाव आएगा। अखिलेश के ईवीएम को लेकर आरोपों पर गठबंधन साथी ओपी राजभर ने कहा, वाराणसी के कमिश्नर और डीएम पर भरोसा नहीं रहा। ओपी राजभर ने कहा, अगर डीएम को हटाया नहीं गया तो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार, ट्वीट कर लिखा, एसपी के सभी बड़े नेता हार रहे हैं, चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को ईवीएम की रखवाली की अनुमति दी है। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, बीजेपी जरूर आएगी, एसपी की गुंडागर्दी को जनता ने नकार दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। चुनाव के नतीजे आने से पहले सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस को गोवा और उत्तराखंड में विधायकों के टूटने का डर सताने लगा। गोवा में कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को रिजॉर्ट में रुकवाया। पी चिदंबरम भी रिजॉर्ट में मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एग्जिट पोल पर कहा, एग्जिट पोल हकीकत से बहुत दूर है, कांग्रेस की जीत होगी। उत्तराखंड में पार्टी में टूट फूट के डर से कांग्रेस ने प्लान बी तैयार किया। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह खुलासा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना की शुरुआत में वीवीपैट सत्यापन की याचिका खारिज की है। कहा, अंतिम समय में कोई निर्देश जारी नहीं करेंगे। पीएम मोदी आज बजट के बाद के वेबिनार में वैश्विक निवेशकों को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर गए गृह मंत्री अमित शाह, सिंगल रो फेसिंग का किया जायजा। सीएम बिप्लब देब भी साथ में मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। कहा, यह पूरे उत्तर पूर्व में सबसे पहला कैंपस होगा। मध्य प्रदेश में आज से बजट सत्र शुरू होगा। शिवराज सरकार का इस बार का बजट करीब 2.5 लाख करोड़ का हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश होगा आम बजट। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा बजट होने का अनुमान। देवेंद्र फडणवीस ने विशेष लोक अभियोजक पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। स्पीकर को सौंपा पेन ड्राइव में सबूत। शिवसेना नेताओं पर हुई आईटी की छापेमारी तो संजय राउत ने कहा, 2024 के बाद बीजेपी के साथ भी ऐसा ही होगा। संजय राउत ने कहा, हमने ईडी को बीजेपी नेताओं के नाम दिए हैं, लेकिन ईडी बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। यूक्रेन के एयरपेन में दोनों तरफ से लगातार बमबारी जारी है। सड़कों पर भारी मात्रा में इस्तेमाल हुए हैं बुलेट दिखे। टूटे पुल के सहारे नदी पार कर रहे हैं इरपिन के नागरिक। इरपिन में रूस और यूक्रेन सेना के बीच लड़ाई जारी है। यूक्रेन के मारियापोल में भारी गोलीबारी। मारियापोल के आम नागरिक रेस्क्यू की खबरों का इंतजार कर रहे हैं।
गोलीबारी में खार्किव के 8 म्यूजियम को नुकसान पहुंचा है। रूस खार्किव में जमकर रॉकेट दाग रहा है। यूक्रेन में रह रहे बेलारूस के नागरिक यूक्रेन की सेना का साथ दे रहे हैं। सैन्य ट्रेनिंग का एक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन से एक और तस्वीर आई सामने। खार्किव में घुसती नजर आई रूस की सैन्य टुकड़े। यूक्रेन के सुमी से आम नागरिकों का रेस्क्यू जारी। यूक्रेन की आपात सेवा ने वीडियो जारी किया। पोलैंड बॉर्डर से यूक्रेन के 400 रिफ्यूजी को लेकर पहली ट्रेन खार्कोव रवाना। अब तक करीब 10 लाख लोग पोलैंड में शरण ले चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में पूर्व सैनिकों को नहीं भेजा जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ देशों में उत्पादों और कच्चे माल के आयात और निर्यात पर रोक लगाई। यूक्रेन की मीडिया के हवाले से यह खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रूस के खिलाफ बड़ा फैसला। रूस से तेल इंपोर्ट करने पर बैन लगाया। अमेरिका में गैसोलीन के दाम फिर बढ़े। $4.61 के रिकॉर्ड कीमत पर पहुंचा। अमेरिका के खुफिया विभाग का दावा, रूस ने यूक्रेन की ताकत को कम आंका। ब्रिटिश ऑयल कंपनी शेल का बड़ा ऐलान। रूस के सभी गैस ऑयल कंपनी के साथ डील रद्द की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। कहा, उनका देश रूस के आक्रमण के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। जेलेंस्की के सम्मान में खड़े हुए ब्रिटिश सांसद स्टैंडिंग ओवेशन से जेलेंस्की का स्वागत किया। जेलेंस्की के संबोधन पर बोरिस जॉनसन ने कहा, पुतिन के हराने तक यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि जनता की मौत के जिम्मेदार पश्चिमी मुल्क होंगे क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी की। यूक्रेन का बेलारूस पर आरोप। दावा है कि बेलारूस यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की मदद पर बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की। वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष का मदद के लिए शुक्रिया। यूक्रेन की सभी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से अपील, रूस में काम न करने और रूस के साथ व्यापार रोकने की मांग की है। जर्मनी ने कहा, रूस अगर एनर्जी सप्लाई रोकता है तो हम इसका सामना करने के लिए तैयार। मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपने सभी रेस्टोरेंट बंद करने का ऐलान किया है। अमेरिकी ब्रांड है मैकडॉनल्ड्स। युद्ध संकट के बीच 20 लाख से अधिक शरणार्थियों ने छोड़ा यूक्रेन। यूएन ने जानकारी दी है। युद्ध के बीच भी यूक्रेन के लोग नहीं भूले महिलाओं का सम्मान। डोनेट्स्क शहर में लोगों ने बॉम्ब शेल्टर में महिला दिवस मनाया। पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने खुशी जाहिर की। कहा, हम सभी भारतीय छात्रों को सुमी से बाहर निकालने में सफल रहे हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने यूक्रेन युद्ध पर कहा, भविष्य में भारतीय हथियारों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। फिल्म निर्माता सचिन जोशी को बड़ी राहत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सशर्त जमानत मिली। एसपी नेता आजम खान को एक केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत। 2 केस में कोर्ट का फैसला बाकी। फैसला आने तक जेल में ही रहना होगा। ड्रग केस में विक्रमजीत सिंह मजीठिया को झटका। मोहाली कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस ने बुलीबाई ऐप मामले के आरोपी नीरज बिश्नोई के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट 2000 पन्नों की है। सूरी डील ऐप मामले में भी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की। आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ 700 पेज की चार्जशीट फाइल की गई है। कक्ष में आमने सामने आई भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तानी मरीन कमांडो। वीडियो सामने आने के बाद जांच शुरू। भारत में एक दिन में कोविड के 3,993 नए मामले सामने आए। 21 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड के 177 नए मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के
791 नए मामले सामने आए, 4 लोगों की मौत हुई। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने का फैसला किया। 27 मार्च से फ्लाइट्स की शुरुआत होगी। आज नितिन गडकरी 1406 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर 4 लेन के अंडरपास का उद्घाटन भी करेंगे। देश भर में जल्द बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा, जल्द होगी मंत्रालय और तेल कंपनियों की बैठक। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। कहा, पाकिस्तान को मानवाधिकारों पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में भारत ने कहा, पाकिस्तान ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि उसकी सैन्य और खुफिया एजेंसी ने आतंकवादी समूह बनाए। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में दावा, मोदी सरकार में पाकिस्तानी उकसावे का जवाब देने की संभावना ज्यादा है। भारत चीन विवाद पर अमेरिकी खुफिया विभाग ने कहा, 2 परमाणु शक्तियों के बीच सशस्त्र टकराव का जोखिम बढ़ा है। अमेरिका के कैपिटल हिल दंगा मामले में पहली सजा का ऐलान। सैकड़ों मामले में अभी ट्रायल जारी है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच अहम बैठक हुई। भूटान बैठक में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी गई 2000 टन गेहूं की तीसरी खेप। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और जर्मनी के चांसलर स्कोल के साथ बैठक की। यूक्रेन में युद्ध पर चर्चा हुई। अमेरिका के इलिनॉइस में एक घर में भीषण आग लगी। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 की मौत। सूडान की राजधानी खार्तूम में जारी है सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन। सेना ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। इजरायली सेना द्वारा मारे गए फिलिस्तीनी बच्चों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सैकड़ों लोग। रविवार को 15 साल के लड़के की मौत हो गई थी। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। स्पीकर 2 हफ्ते में कार्रवाई शुरू करेंगे। पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान को अल्टीमेटम, इस्तीफा देने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में विपक्ष की बड़ी रैली। बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर इमरान खान के इस्तीफे की मांग। बलूचिस्तान के सीबी इलाके में धमाका, 5 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। महिला दिवस के दिन पाकिस्तान के कराची में महिलाओं का प्रदर्शन। महिला अधिकारियों की रक्षा की मांग उठाई। काबुल में महिला दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन। तालिबान ने बीच में ही शिविर को रोका। यमन की राजधानी सना पहुंची एंजेलिना जोली। जोली ने वर्षों के संघर्ष के प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षा और समर्थन की मांग की। भारत और जर्मनी के बीच FIH प्रो हॉकी लीग मैच हुआ स्थगित। जर्मन टीम में कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह फैसला लिया गया है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में 10 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच बड़ा मुकाबला। भारत ने पाकिस्तान को पहले मैच में मात दी थी। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी टीम को रौंदा। 7 विकेट से बड़ी जीत हासिल की। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ। 5 दिन में गिरे सिर्फ 14 विकेट। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्ला करते देखे ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गुजरात टाइटंस टीम में बड़ा बदलाव। जेसन रॉय की जगह टीम से जुड़े रहमानुल्लाह गुरबाज। एबीटी विलियर्स बन सकते हैं बेंगलुरु के मेंटर। टीम को नया नाम भी मिल सकता है। द कश्मीर फाइल फिल्म के निर्माताओं के लिए बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म के खिलाफ PIL को खारिज किया। महाराष्ट्र में फिल्म 11 मार्च को ही रिलीज होगी। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की एक ट्वीट से मचा बवाल। कपिल शर्मा को बाइकआउट करने की मांग करने लगे लोग। 14 साल बाद शिल्पा शेट्टी और जॉन अब्राहम की नई दोस्ताना वायरल वीडियो में दिखा जबरदस्त डांस। फेमस कोरियोग्राफर तुषार कालिया ने गर्लफ्रेंड त्रिवेणी बर्मन से की सगाई।
सेलेब्स ने दी बधाइयां। सोनाक्षी सिन्हा ने 11 जमानती वारंट जारी होने पर तोड़ी चुप्पी, कहा यह मुझे परेशान करने की साजिश है। आदित्य नारायण ने छोड़ी रियलिटी शो सारेगामापा की पोस्टिंग, सोशल मीडिया पर जानकारी दी, शो छोड़ने का कारण नहीं बताया। निमकी मुखिया फेम भूमिका शादी के बंधन में बंधी, मुंबई के गुरुद्वारा में शादी की। रूस यूक्रेन वॉर में 33 साल के एक्टर पाशा ली की मौत, युद्ध के चलते एक्टिंग छोड़कर टेरिटोरियल डिफेंस यूनिट ज्वाइन की थी। और आपने देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देख ली। अब वक्त तो चला हमारे स्पेशल न्यूज सेगमेंट का, जिसमें हम आपको 1 मिनट के भीतर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से वाकिफ कराते हैं। पहली खबर बनारस से है। वाराणसी में ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि एक ट्रैक से ईवीएम में गड़बड़ी के लिए कहीं और ले जाया जा रहा था। वहीं इस पर प्रशासन का क्या कहना है, 1 मिनट के भीतर ये पूरी रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में ईवीएम को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। यह हंगामा किया है समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि पहाड़िया मंडी में रखे गए ईवीएम को गड़बड़ी के लिए कहीं ले जाया जा रहा है और इसके बाद ट्रक रोककर जमकर बवाल किया। ईवीएम को लेकर बवाल की सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये समझाने में जुटे कि ये ईवीएम ट्रेनिंग के लिए है। इस ईवीएम का पोलिंग कराए गए ईवीएम से कोई मतलब नहीं है। जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रांग रूम है, जो पोल्ड ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। चुनाव आयोग ने भी यह स्पष्ट किया कि अफवाह की वजह से बवाल हुआ। जिस ईवीएम को ले जाया जा रहा था वो ट्रेनिंग के लिए अलग से रखा ईवीएम था। पोलिंग में इस्तेमाल हुए ईवीएम पूरी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में बंद है और उससे किसी हाल में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उस पर 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी और प्रत्याशियों को भी इसकी जानकारी है। और वाराणसी में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने प्रशासन और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। क्या है वो सवाल, क्या है आरोप, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ तो वहीं इसे लेकर सियासत भी जमकर हुई। अखिलेश यादव ने वाराणसी प्रशासन पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगा दिए। अखिलेश ने इसे वोट की चोरी बताया। ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अखिलेश के हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि ये हार की हताशा है। जो अखिलेश 10 मार्च को बोलने वाले थे ईवीएम बेवफा है, वो अभी से शुरू कर दिया है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है, और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से वाराणसी के डीएम को हटाने की मांग की है। इसके साथ ही ऐलान किया कि अगर डीएम को हटाया नहीं गया तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन सहयोगी पूरे यूपी में प्रदर्शन करेंगे। और 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। गोवा में कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस को जीत की स्थिति में अपने प्रत्याशियों के टूटने का खतरा सता रहा है। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। मार्च को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तस्वीर गोवा से सामने आई है, जहां नतीजे आने से पहले कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है और इन पर निगरानी की जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को दी गई, जो खुद कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ रिजॉर्ट में ठहरे हैं। गोवा में एक तरफ जहां कांग्रेस ये तरीका अपना रही है, वहीं गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी से मुलाकात की और गोवा में बीजेपी की जीत को लेकर अपना दावा किया है। गोवा की ही तरह उत्तराखंड में भी कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों की पार्टी छोड़ने और टूटने का डर सता रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए गोवा जैसा ही प्लान तैयार कर रही है, ताकि जीत की स्थिति में उसके प्रत्याशियों में सेंध न लगाई जा सके। और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर एक वीडियो बम फोड़ा है।
फडणवीस ने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार बीजेपी नेताओं को फंसाने की साजिश कर रही है। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम और बीजेपी की तरफ से विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार के खिलाफ एक वीडियो बम फोड़ा है। फडणवीस ने विधानसभा अध्यक्ष को 125 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग और पेन ड्राइव सौंपकर दावा किया है कि उद्धव सरकार बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए साजिश रच रही है। फडणवीस ने वीडियो को लेकर दावा किया है कि जो वीडियो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी है, उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सरकार के लोग बीजेपी नेताओं को मकोका और अन्य मामलों में फंसाने की साजिश करते दिख रहे हैं। फडणवीस ने इस पर सीबीआई जांच की मांग की है और जांच नहीं करने पर अदालत का रुख करने की बात कही है। वहीं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के करीबी के घर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई से भड़के संजय राउत भी बीजेपी पर पलटवार करते दिखे। संजय राउत ने बीजेपी से सवाल पूछा कि ईडी और आईटी की कार्रवाई बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं हो रही। संजय राउत ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ ईडी के अफसर भी जेल जाएंगे। और अब खबर हमारे और आपके सरोकार की। देश में जल्दी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो सकता है। सरकार की तरफ से भी इसे लेकर संकेत मिल रहे हैं। बस इंतजार है कि बढ़ोतरी होने का ऐलान हो जाए। 1 मिनट के भीतर ये रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि कितना इजाफा होगा और कितना महंगा हो जाएगा पेट्रोल डीजल। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। सरकार की तरफ से भी इसके संकेत मिल गए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत तेल कंपनियों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मंत्रालय तय करता है और इसे लेकर बैठक होनी अभी बाकी है। रामेश्वर तेली ने ये भी कहा कि लोग इस बात से वाकिफ हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के बीच तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जैसे ही और जब ये बैठक होगी, उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में स्थिति साफ हो जाएगी। मंत्री जी की बातों से साफ है कि जल्द ही पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी क्रूड ऑयल के दाम करीब $140 तक पहुंच गए हैं। इसलिए ईंधन की कीमतों का बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम में 15 से 20 रुपए या इससे भी ऊपर की बढ़ोतरी हो सकती है। और रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का 14वां दिन है। इन 14 दिनों में यूक्रेन के कई शहर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। जंग के बीच एक बार फिर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ दहाड़ लगाई और कहा कि यूक्रेन आखिरी सांस तक रूस के खिलाफ इस जंग को लड़ता रहेगा। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर समझिए। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 14वां दिन है। इस जंग में यूक्रेन के ज्यादातर शहर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। तबाही की ये लेटेस्ट तस्वीर यूक्रेन के इरपिन से सामने आई है, जहां पुल, सड़क, बिल्डिंग तक तबाह हो गए हैं। रूस की लगातार बमबारी से लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ एक बार फिर दहाड़ लगाई है। जेलेंस्की ने ब्रिटेन की संसद को संबोधित करते हुए कहा है कि उनका देश रूस के हमले के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। हम हार नहीं मानेंगे और हारेंगे भी नहीं। जेलेंस्की ने ब्रिटेन की संसद से मांग की है कि ब्रिटेन रूस पर प्रतिबंध बढ़ाए और उसे एक आतंकवादी देश घोषित करे। इस बीच जो बाइडेन की तरफ से बयान सामने आया है कि वो रूस के गैस, तेल और ऊर्जा के सभी आयातों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। वहीं G4 देशों ने यूएनएससी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यूक्रेन मुद्दे पर वीटो के इस्तेमाल की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा। और यूक्रेन के वॉर जोन सुमी से भारतीय छात्रों का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सुमी से एक भारतीय छात्र को सुरक्षित, महफूज बाहर निकाल लिया गया है। अब ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें वतन वापसी लाने की तैयारी चल रही है। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर समझिए। यूक्रेन के जिस वॉर जोन सुमी में भारतीय छात्र अभी तक फंसे हुए थे, अब उन्हें उस वॉर जोन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। भारत सरकार के प्रयासों के जरिए वॉर जोन सुमी से एक भारतीयों को निकाल लाया गया। सभी को उस जगह बस भेजकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आया गया है, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आई है। 24 फरवरी से जब युद्ध शुरू हुआ, तभी सुमी में भारतीय छात्र फंसे हुए थे। अब उन्हें सुमी से सुरक्षित बाहर ले जाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी छात्रों के वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट में दावा किया कि हम सभी भारतीय छात्रों को सुमी से बाहर निकालने में सफल रहे हैं। सुमी से निकालने के बाद सभी छात्रों को अब ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाने की तैयारी है। इसके लिए फ्लाइटों को भी तैयार किया जा रहा है।
1-2 दिन में सभी छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापस लाया जाएगा। यूक्रेन का सूमी ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां जंग भयंकर हो रही थी और वहां से एक-एक भारतीयों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। और आर्मी चीफ नरवणे ने यूक्रेन रूस वॉर को लेकर बड़ा बयान दिया है। नरवणे ने कहा कि इससे ये सीख मिलती है कि जंग कभी भी हो सकती है और हमें इसके लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। और क्या कुछ कहा है आर्मी चीफ ने, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि रूस यूक्रेन से ये सीख मिलती है कि जंग कभी भी हो सकता है और इसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। नरवणे ने इस युद्ध से भारत को मिलने वाले कुछ सबक का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि भविष्य के युद्ध हमें देश में बने हथियारों से लड़ने होंगे। हमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। एक कार्यक्रम में नरवणे ने कहा कि रूस और पूर्वी यूरोपीय देश के बीच युद्ध में सैनिकों का भौतिक रूप से आमना सामना हो रहा है। युद्ध साइबर जगत में या एसी रूम में भी लड़ा जा रहा है। आर्मी चीफ के मुताबिक इस जंग ने साबित किया है कि आगे परंपरागत युद्ध हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से पैदा हुए संकट से भारत अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं दोनों देशों से भारत पुर्जे और उपकरण लेता है और इस स्थिति में आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और अगली खबर अमेरिका से। अमेरिकी खुफिया विभाग ने पाकिस्तान, चीन और भारत को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बड़े खुलासे करती है। 1 मिनट के भीतर देखिए कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने पाकिस्तान, चीन और भारत को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान की किसी भी उकसावे का सैन्य ताकत के साथ जवाब देने की संभावना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और कश्मीर में हिंसक अशांति या भारत में एक और आतंकवादी हमला होने की सूरत में लड़ाई की संभावना और बढ़ जाती है। यूएस नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक के ऑफिस ने यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी के सालाना खतरे के आंकलन में ये भी कहा है कि विवादित सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन दोनों का सैन्य विवाद 2 परमाणु शक्तियों के बीच टकराव के जोखिम को बढ़ाता है। इसमें अमेरिकी व्यक्तियों और हितों के लिए सीधे खतरे शामिल हैं और अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली और बीजिंग के बीच संबंध 2020 में घातक संघर्ष के मद्देनजर तनावपूर्ण बने रहेंगे, जो दशकों में सबसे गंभीर स्तर पर है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है और आतंक को लेकर विश्व के सामने एक बार फिर से उसकी पोल खोल दी है। 1 मिनट के भीतर पूरी डिटेल समझिए। कश्मीर और आतंकवाद पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में जमकर लताड़ लगाई है। यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा है कि बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में शामिल होने का पैंतरा पाकिस्तान का नया नहीं है। भारत ने सीधा वार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि उसकी सैन्य और खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी समूह बनाए हैं और उन्हें अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर में लड़ने के लिए तैयार किया है। इसके बाद भी ये भारत में मानवाधिकारों के बारे में टिप्पणी करने का दुस्साहस करते हैं। यूएनएचआरसी में भारत ने कहा कि साल 2018 में मुंबई में आतंकी हमले के दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। साल 2016 का पठानकोट आतंकी हमला दुनिया को आज भी याद है। भारत ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इन आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाले लोग कहां से आते हैं। पर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 14वां दिन है। युद्ध के चलते रूस पर कई देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। अब अमेरिका ने रूस से गैस और तेल के आयात पर बैन लगा दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो दुनिया के इतिहास में सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। हालांकि बाइडेन ने यह भी माना कि रूस पर प्रतिबंधों का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा और कई देश अभी ये कदम नहीं उठा सकते हैं। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी रूस से तेल और गैस के आयात पर रोक लगा दी है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन ने साल के अंत तक रूसी तेल के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। इससे पहले कई देशों ने बैंकिंग और दूसरे सेक्टरों पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि रूस को आर्थिक तौर पर गहरी चोट पहुंचाई जा सके। रूस से तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर दोहराया कि युद्ध रूस ने शुरू किया है और वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और वो कभी नहीं झुकेंगे। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने अपील करते हुए कहा कि ब्रिटेन रूस पर और पाबंदी बढ़ाए, साथ ही आतंकी देश घोषित करे। पुतिन ने कहा कि उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हो रही है और लोगों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा जारी है। यूक्रेन विवाद के बीच पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन के हालातों को लेकर चर्चा की गई। बातचीत में मोदी ने युद्ध को खत्म करने और कूटनीतिक रास्ते पर लौटने की भारत की अपील को दोहराया। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात कर बातचीत के जरिए हल निकालने की बात कही थी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रूस की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। इस बीच रूसी सेना कीव में घुसने की कोशिश कर रही है। ताजा तस्वीरें इरपिन शहर से आई हैं, जहां इरपिन नदी के पास बने पुल को यूक्रेनी सेना ने गिरा दिया ताकि रूसी सेना कीव में न आ सके। इस दौरान इरपिन से कीव जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी सैनिक लोगों को पुल पार कराने के साथ ही अलर्ट मोड पर हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक यूक्रेन के हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की जान जा चुकी है। इस बीच यूक्रेनी एक्टर पाशाली भी अपने देश की रक्षा करते हुए जान गंवा दी। पाशा फ्रंट लाइन में रहकर सेना के निर्देशों का पालन कर रहे थे। इसी दौरान 6 मार्च को इरपिन में हुई बमबारी में उनकी मौत हो गई। इस बात की जानकारी ओडेसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने सोशल मीडिया पर दी। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यूक्रेन के सुमी में फंसे 700 भारतीय छात्रों का रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी छात्रों को सुरक्षित भारतीय दूतावास की बसों के जरिए पोल्टावा लाया गया। बताया जा रहा है कि सुमी से भारतीय छात्रों के साथ विदेशी छात्रों का भी रेस्क्यू किया गया है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों के स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। रूस के हमलों से बचने के लिए लोग कीव के मेट्रो स्टेशनों में रहने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि अपने दैनिक कामों के लिए ही स्टेशन से बाहर निकलते हैं और काम खत्म होने के बाद वापस स्टेशनों में रहने आ जाते हैं। करीब 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक युद्ध जारी है। रूसी सेना कीव पर कब्जा करने के लिए लगातार बमबारी कर रही है। और सुपर 30 में अब देखिए चुनाव और राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद अब 10 मार्च को नतीजों का ऐलान किया जाना है, लेकिन काउंटिंग से पहले वाराणसी के पहाड़िया मंडी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। गाड़ी में ईवीएम ले जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की। इस बीच समाजवादी पार्टी ने 81 जिला प्रभारियों की नियुक्ति की है, जो अपने अपने जिलों में काउंटिंग स्थल पर ईवीएम की निगरानी रखेंगे। काउंटिंग से संबंधित शिकायतों पर भी प्रभारियों की नजर रहेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। अखिलेश ने सवाल किया कि बिना सुरक्षा बलों के ईवीएम कहां ले जाई जा रही थी। साथ ही कहा कि ये लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का आखिरी मौका है, इसके बाद जनता को क्रांति करनी होगी। उन्होंने एसपी कार्यकर्ताओं से सावधान रहने के लिए कहा है। अखिलेश ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। साथ ही वाराणसी के जिला अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव के ईवीएम में धांधली वाले बयान को बीजेपी ने बौखलाहट बताया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरोपों को तथ्यहीन बताया। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव को ईवीएम में कमी नजर आने लगी है और 10 मार्च आते आते उन्हें ईवीएम बेवफा लगने लगेगी। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर
ठाकुर ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रति लोग गंभीर नहीं हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि वाराणसी में जो मशीनें पकड़ी गई हैं, वो ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थी। गोवा में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी। इस बीच कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर दिखने लगा है। इसी डर के कारण कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। जिस होटल में कांग्रेस के उम्मीदवार रुके हैं, उसी होटल में पी चिदम्बरम भी रुके हुए हैं। इधर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सावंत बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित होने वाले हैं। ऐसे में सभी एग्जिट पोल्स में पंजाब में आम आदमी पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी अपनी अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे हैं। अब पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर का अलग अंदाज देखने को मिला है। कैप्टन अमरिंदर किसी कार्यक्रम में जगजीत सिंह की गजल गाते हुए दिखाई दिए। वीडियो में कैप्टन बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव खत्म होने के बाद चुनावी थकान उतार रहे हैं। जब चन्नी अपने विधानसभा क्षेत्र भदौड़ पहुंचे तो उनका अलग अंदाज देखने को मिला। चन्नी रास्ते में बकरी चरा रहे युवक के पास गए और बकरी का दूध निकालने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम चन्नी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वो भैंसों का दूध निकालते रहे हैं। मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठन के कामकाज पर मंथन किया। बैठक के बाद बीजेपी ऑफिस से निकलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूल, माला और पटाखों से स्वागत के बीच जेपी नड्डा ने सभी का अभिवादन किया। इससे पहले नड्डा ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आज साल 2022-23 के लिए बजट पेश करने वाली है। बजट को लेकर सबसे खास बात यह है कि पहली बार राज्य सरकार अलग से चाइल्ड बजट पेश करने वाली है। शिवराज सरकार बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। इस कारण हर वर्ग की नजर इस बजट पर है। 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने बजट को लेकर खासी तैयारी कर रखी है। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आज बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साल 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, जो छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट होने का अनुमान है। बजट में शिक्षा, किसान और बेरोजगारों के साथ हर वर्ग के लिए ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। इधर विपक्ष ने भी सत्र को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। और सुपर 30 में अब देखिए इंटरनेशनल खबरें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान सामने आया है। नरवणे ने कहा कि इन देशों के बीच संघर्ष से यह सबक मिलता है कि भारत को स्वदेशी हथियारों के साथ आने वाले संघर्षों के लिए तैयार रहना होगा। सेना प्रमुख ने कहा कि भविष्य के युद्ध अपने हथियारों से ही लड़े जाने हैं। इस संकट ने दिखाया कि युद्ध कभी भी हो सकते हैं और हमें हर वक्त इनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कोरोना महामारी के कारण भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब करीब 2 साल बाद इस पर से रोक हटाई जा रही है। केंद्र सरकार ने 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स शुरू करने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इससे पहले कई बार रोक हटाने की तारीखों को आगे बढ़ाया जाता रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक स्पीकर असद कैसर इस पर 2 हफ्ते के अंदर संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। इससे पहले पूर्व पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को इस्तीफा देने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत के सीबी में मंगलवार को एक विस्फोट हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 28 लोग घायल हो गए हैं। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो ने हमले की कड़ी निंदा की है।
बता दें कि 4 मार्च को भी पाकिस्तान के पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला किया गया था। इसमें 57 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग जख्मी हो गए थे। भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभियान कर्नाटक के बेलगावी में जारी है। पूर्व धर्म गार्जियन का तीसरा संस्करण 10 मार्च तक चलेगा। इसमें भारतीय सेना की 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स संयुक्त अभ्यास कर रही है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। सैन्य अभ्यास जंगल और शहरी इलाकों में संचालन पर केंद्रित है। और सुपर 30 में अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रावलपिंडी में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। बेहद सपाट पिच पर खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 476 रनों पर पहली पारी घोषित की थी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी 459 रन बना दिए। 5वें और आखिरी दिन पाकिस्तान ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 252 रन बनाए, जिसके बाद मैच को ड्रॉ घोषित किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर मस्ती करते दिखाई दिए। वार्नर ने मैच के दौरान भांगड़ा करते हुए जमकर मस्ती की, जिससे वहां मैच देखने आए दर्शकों ने तालियां बजाई। वार्नर का ये वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेयर किया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो ने धूम मचा रखी है और दर्शकों को ये काफी पसंद आ रहा है। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 191 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। मैच में पाकिस्तानी कैप्टन बिस्मा मारूफ ने अपना अर्धशतक बेटी को डेडिकेट किया। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को 107 रनों से करारी शिकस्त दी थी। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज राहुल चहर फैशन डिजाइनर ईशानी के साथ आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रहे हैं। आगरा के रहने वाले राहुल चहर ने दिसंबर 2019 में जयपुर में ईशानी के साथ सगाई की थी। राहुल की शादी का रिसेप्शन आगरा के 5 सितारा होटल में होगा। इसमें कई बड़े हस्तियों की पहुंचने की उम्मीद है। और सुपर 30 में अब वक्त हो चला है एंटरटेनमेंट की खबरों को देखने का। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के ट्वीट के बाद कपिल शर्मा के बॉयकॉट की मांग उठ गई। दरअसल विवेक अग्निहोत्री से एक फैन ने फिल्म को कपिल के शो पर प्रमोट करने की बात कही थी, जिसके जवाब में विवेक ने बताया था कि द कपिल शर्मा शो के मेकर्स ने उनकी फिल्म का प्रमोशन अपने शो पर करने से मना कर दिया है। अब इसके बाद ट्विटर पर कपिल शर्मा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। फेमस सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण अब रियलिटी शो सारेगामापा में नहीं दिखाई देंगे। आदित्य नारायण ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की। जैसे ही आदित्य नारायण ने ये पोस्ट शेयर किया, वैसे ही लोग हैरान हो गए। फैंस जानना चाहते हैं कि आदित्य ने होस्टिंग क्यों छोड़ दी। हालांकि इसके पीछे के कारण उन्होंने नहीं बताए। अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पहली बार सोनाक्षी सिन्हा ने चुप्पी तोड़ी है। सोनाक्षी ने कहा है कि उन्हें साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से इस तरह की खबरों से दूर रहने के लिए कहा है। बता दें कि सोनाक्षी पर एक इवेंट कंपनी ने 37 लाख रुपए लेकर इवेंट में न जाने का आरोप लगाया है। मामला फरवरी 2019 का है। मामले में 24 अप्रैल को सुनवाई होनी है। एक्टर जॉन इब्राहिम की अपकमिंग फिल्म अटैक जल्द ही थिएटर में आने वाली है। इस बीच उन्होंने अपनी फिल्म का प्रमोशन भी शुरू कर दिया है। फिल्म प्रमोशन के दौरान जॉन शिल्पा शेट्टी के साथ ठुमके लगाते भी नजर आए। शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर जॉन इब्राहिम के साथ डांस करते हुए ये वीडियो शेयर किया है। फिल्म अटैक 1 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। और सुपर 30 के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी है। यूक्रेन और रूस के बीच का जंग का आज 14वां दिन है। यूक्रेन पर रूस लगातार बम बरसा रहा है, लेकिन यूक्रेन जस से मस होने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि यूक्रेन पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। तो अमेरिका और ब्रिटेन रूस पर प्रतिबंधों का एक नया हंटर चलाने जा रहे हैं। तेल गैस आयात बैन कर दिया गया है। तो रूस ने भी कई देशों से कच्चे माल के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर क्या है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मंशा? ब्रिटिश सांसदों को अपने संबोधन में जेलेंस्की ने साफ कर दिया, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे।
तो आज रूस और यूक्रेन की जंग का 14वां दिन है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि जेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया कि अब हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे यूक्रेन की आजादी के लिए। जब तक ये जंग होगी तब तक इस जंग में हम शामिल रहेंगे। साथ ही साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अब नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है रूस के खिलाफ। तेल और गैस का जो इंपोर्ट है उस पर बहुत जल्द ब्रिटिश सरकार भी पाबंदी लगा सकती है और अमेरिका ने उस पर पाबंदी पहले से ही लगा दी है। इस बीच यह भी खबर आ रही है कि रशिया भाप नहीं पाया कि यूक्रेन कितना ताकतवर है। और जंग से जुड़ा जो बड़ा अपडेट है, 10 बड़े अपडेट है, वो आपको दिखा देते हैं। ब्रिटिश संसद में यूक्रेनी राष्ट्रपति का संबोधन हुआ, वहां पर उन्होंने संबोधित किया है। उसके बाद दूसरा बड़ा अपडेट क्या है, आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ेंगे, ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कही है और सबको संबोधित भी किया। ना हथियार डालेंगे, ना हार मानेंगे। यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने यह बात भी बोली है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक ये जंग चलेगी। इसके अलावा चौथा बड़ा अपडेट क्या है, अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। उन प्रतिबंधों के बारे में भी आपको हम बताएंगे, वो प्रतिबंध क्या है, उन प्रतिबंधों के लगने से रूस का कितना नुकसान होगा। पांचवां बड़ा अपडेट क्या है वो भी आपको फटाफट बता देते हैं। रूस से गैस और ऑयल इंपोर्ट जो है उस पर रोक लगा दी गई है, अमेरिका ने उस इंपोर्ट प्रोसेस को रोक दिया है। इसके अलावा छठवां बड़ा अपडेट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। रूस को आर्थिक नुकसान होगा। जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि आर्थिक प्रतिबंध लगने से रशियन इकोनॉमी बर्बाद और खत्म हो जाएगी। सातवां बड़ा अपडेट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। ब्रिटेन का भी तेल इंपोर्ट बैन करने का ऐलान, यानी अब ब्रिटेन भी तेल और गैस का इंपोर्ट रोक देगा। आठवां बड़ा अपडेट क्या है, प्रतिबंधों के खिलाफ रूस का पलटवार। उन्होंने कहा कि हम भी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, हम भी कारोबार बंद कर देंगे और वो मुल्क जो हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं उन्हें हम अपना दुश्मन समझेंगे। नौवां बड़ा अपडेट क्या है, कुछ देशों से आयात निर्यात पर रोक का फैसला रशिया ने भी किया है। एक लिस्ट तैयार की है रशियन जो सरकार है कि अब ये मुल्क हैं जिनके साथ हम कारोबार नहीं करने वाले हैं। 10वां बड़ा अपडेट क्या है, विदेशी मुद्राओं की बिक्री पर भी रशिया ने रोक लगा दी है, यानी डॉलर मैक्सिमम जो आप निकाल सकते हैं वो $10,000 तक है। उसके अलावा जो विदेशी मुद्रा है उस पर भी अब पाबंदी लगभग लग गई है। इस बीच रूस यूक्रेन महायुद्ध का 14वां दिन है। रूस यूक्रेन को शर्तों में बांधना चाहता है, लेकिन यूक्रेन किसी भी हाल में झुकना नहीं चाहता। और इसी युद्ध में सुमी में कई भारतीय नागरिक अब तक फंसे हुए हैं, जिनको वापस लाने की भारत सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, क्योंकि सुमी में अब भीषण तबाही मची है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे सुमी के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से ये जंग लड़ी जा रही है। हजारों बेगुनाह अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन बर्बाद हो गया है। दोनों देशों को अरबों का नुकसान हो चुका है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी यह महायुद्ध रुकता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाना एक बड़ी चुनौती जरूर है। ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों भारतीय सही सलामत देश लौट आए हैं। जो अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें भी स्वदेश लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। लेकिन इसी बीच एक चिंता भी सामने आई है। यूक्रेन की राजधानी से 300 किलोमीटर दूर सुमी शहर में रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों में 500 किलो के बम गिराए। यूक्रेन के इस हमले में 2 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। सुमी वही शहर है जहां करीब 694 भारतीय छात्र भी फंसे हुए थे। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भारतीय छात्रों के रेस्क्यू ऑपरेशन की ही है। सुमी शहर में लगातार ऑपरेशन जारी है। भारतीयों को इस शहर से सही सलामत निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुमी शहर रूस की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। महायुद्ध की शुरुआत से ही इस शहर में लगातार गोलीबारी और बमबारी हो रही है।
पिछले हफ्ते फंसे छात्रों को निकालने के प्रयास असफल रहे थे। छात्र इतने हताश हो गए थे कि उन्होंने रूस की सीमा तक युद्ध क्षेत्र के बीच से पैदल जाने का फैसला ले लिया था, लेकिन भारत सरकार ने उन छात्रों से तुरंत संपर्क किया और उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा। सरकार ने छात्रों को वहां से निकालने के लिए काफी बसों का इंतजाम किया। रूस के सुमी समेत 4 शहरों में युद्ध विराम की घोषणा के बाद से ही बसें वहां पहुंची। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बयान के जरिए ये साफ किया है कि कल रात तक सुमी में 694 भारतीय छात्र फंसे हुए थे, जो अब पोल्टावा और बेलगोरोद के लिए रवाना हो गए हैं। ये छात्र अब हवाई, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट से अलग अलग जगहों पर भेजे जाएंगे। 2 देशों के बीच छिड़ी इस जंग का प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। दूसरे देशों के लोग अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में भारत सरकार युद्ध स्तर पर अपने लोगों को वापस लाने में लगी हुई है, तो वहीं कुछ देशों के लोग अभी भी मदद की इंतजार में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और रोजाना रूस और यूक्रेन की लड़ाई से झकझोर देने वाली तस्वीरें जंग के मैदान से सामने आ रही हैं। तस्वीरों के देखने के बाद एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर कब तक आती रहेंगी तबाही की तस्वीरें? कब खत्म होगा यूक्रेन और रशिया का महायुद्ध? ये रिपोर्ट देखिए। तबाही ही तबाही, बिखरा मलबा, उजड़े आशियाने, हमले के बाद बची ये निशानियां गवाह हैं उस तबाही की जिसे सदियों तक भुला पाना आसान नहीं होगा। ये तस्वीर है यूक्रेन के माइकोलेव शहर की, जिसकी आज सुबह आम दिनों से बिल्कुल अलग थी। बम धमाकों ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। स्थानीय समय के अनुसार सुबह 7 बजे माइकोलेव शहर को निशाना बनाया गया। एक के बाद एक कई बम गिराए गए। धमाकों से कई इमारतें मुश्किल है। माइकोलेव शहर पर कब्जा करने के लिए रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। बर्बादी की एक और तस्वीर देखिए। आग से छलकते आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तबाही की यह तस्वीर खार्किव की है। रूसी हमले ने स्थानीय लोगों से उनका सब कुछ छीन लिया। न रहने के लिए घर बचा और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान। लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। हमले में लोगों के घर ताश के पत्ते की तरह ढह गए। कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। कितने लोग जान बचाने में कामयाब रहे उसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई। घायलों का इलाज अस्पताल में लेकिन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। रूस यूक्रेन की जंग का 14वां दिन है। यूक्रेन रूस महायुद्ध का असर रूस यूक्रेन से बाहर भी अब निकलने लगा है। तमाम मुल्कों पर इसका असर पड़ता दिख रहा है। पूरी दुनिया इसकी जद में आती दिख रही है। तेलों के दाम भी आसमान छू रहे हैं और इसका असर भी तमाम दुनिया के जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक फ्यूल है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो इसका सीधा जो असर है वो इकॉनमी पर होगा और इकॉनमी की जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। 14 दिन है, लेकिन अभी भी तबाही की तस्वीरें लगातार सामने देखने को मिल रही हैं। ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, तमाम यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वो अब रशिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रशिया ने भी साफ कह दिया है। उन्होंने कहा कि जो हमें नो फ्लाई जोन दे रहे हैं, जो मुल्क जो हमारे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनको हम अपना दुश्मन मानेंगे और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन अमेरिका ने कह दिया है कि अब हम तेल और गैस का इंपोर्ट रशिया से बिल्कुल नहीं करने वाले।
2 हफ्ते से रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध चल रहा है। इन दोनों को इस जंग से अरबों का नुकसान हो चुका है, लेकिन अब इस महायुद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। रूस यूक्रेन वार के साइड इफेक्ट्स अब दूसरे देशों पर ही नजर आ रहे हैं। अभी तक तो आप यूक्रेन रूस का महायुद्ध घर बैठे देख रहे थे। रूस कैसे लगातार यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रहा है, इसकी चर्चा कर रहे थे। यूक्रेन में फंसे भारतीय कैसे स्वदेश लौटेंगे, ये भी आपकी चर्चा का विषय था। लेकिन अब इस महायुद्ध का अटैक सीधे आप पर होने वाला है। रूस यूक्रेन महायुद्ध का डायरेक्ट असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आप भले ही देश की राजधानी दिल्ली में रहते हो, भले ही माया नगरी मुंबई में रह रहे हैं, या देश के अन्य किसी शहर में क्यों ना हो, इस महायुद्ध के अटैक से अब आप बच नहीं पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि महायुद्ध तो यूक्रेन में जारी है, इससे आपकी जेब पर क्या असर होगा। तो आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले से गुस्साए अमेरिका और यूरोपीय देश रूस से तेल की आयात पर पाबंदियां लगाने पर विचार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 2008 के बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस बीच रूस ने पश्चिमी देशों को धमकी दी है कि अगर पश्चिमी देशों ने रूस के एनर्जी सप्लाई में कटौती की तो कच्चे तेल की कीमत $300 के पार पहुंच जाएगी। साथ ही यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली रूस जर्मनी गैस पाइपलाइन को बंद कर दिया जाएगा। अगर कच्चे तेल की कीमत $300 के पार पहुंची तो भारत समेत दुनिया भर में पेट्रोल के दाम दोगुने से ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्रूड ऑयल की कीमत लगभग डबल हो चुकी है जिस पॉइंट पे हमने इस युद्ध से पहले छोड़ी थी, या जिस समय इकोनॉमिक सर्वे में $70-75 की घोषणा की गई थी, क्योंकि $140 वो छू के आ चुका है। अगर हम उसके हिसाब से लगाएं तो ये कीमत ₹100 की ₹200 होती है। पर भारत सरकार, मैं समझता हूं, ₹200 का पेट्रोल डीजल बेच के अर्थव्यवस्था को खतरे में नहीं डालेगी। हालांकि खतरा इसको एब्जॉर्ब करने में भी है, अगर हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत सोमवार को $130 प्रति बैरल पहुंच गई, जो 2008 के बाद रिकॉर्ड हाई है। क्रूड की कीमतें 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद भी देश में 8 मार्च 2022 को पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़े। देश में फिलहाल तेल के दाम पिछले कई महीनों से स्थिर हैं। जब ये महायुद्ध का आगाज हुआ उसके बाद भी पेट्रोल की कीमतों पर कोई फर्क